हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे आप जितने भी केमिस्ट्री के लेसन पढ़ेंगे उन सब का बेस यही है। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया तो निश्चित रूप से आगे आपको केमिस्ट्री में कभी कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर आगे के जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर होंगे उन चैप्टर को समझने में आपको काफ़ी मुश्किल होगी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चैप्टर की जो छोटी से छोटी बात है उस बारीक से बारीक बात को भी समझाऊं। हो सकता है क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए या 2 से 3 पार्ट में हम चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है और इसमें समझाने लायक भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप कहीं पर भी क्लास देख रहे हो, अगर वो आपको आधे घंटे या घंटे में पूरी क्लास समझा रहा है, इसका मतलब वो आपको आधा अधूरा बता रहा है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इसमें हर लाइन समझाने जैसी है जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं वो है कार्बन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। पहले कार्बन का कुछ परिचय प्राप्त करते हैं और उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन अधातु है। कैसी है? कार्बन की प्रकृति कैसी है? अधातु प्रकृति है। इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक C है। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूप्रवृत्ति में खनिजों के रूप में 0.02% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। अब यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है सर्वतोमुखी तत्व, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कार्बन प्रकृति में हर जगह किसी न किसी रूप में मौजूद है। चाहे आप भोजन की बात कर ले, फल की बात कर ले, सब्जियों की बात कर ले, रोटी की बात कर ले, कपड़ा की बात कर ले, या सजीवों की बात कर ले, पौधों की बात कर ले, पशु पक्षियों की बात कर ले, जीव जंतुओं की बात कर ले, सब जगह कार्बन किसी न किसी रूप में मौजूद है और इसी कारण इसे सर्वतोमुखी तत्व कहा जाता है। साथ ही यह पृथ्वी की भूप्रकृति में भी खनिजों के रूप में भी मौजूद है और साथ ही हमारे वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जब कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है तो किसका निर्माण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आगे वही लिखा गया है, सभी सजीवों, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। यानी जितने भी सजीव है, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, मानव हो, कुछ भी, उन सभी सजीवों का शरीर इन्हीं कार्बन यौगिकों से मिलकर बना होता है और इसी कारण कार्बन प्रकृति में हर जगह पाया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं कार्बन में सहसंयोजी आबंध। इसका मतलब क्या है? पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर सहसंयोजी आबंध होता क्या है और यह जरूरी क्यों है। तो सहसंयोजी आबंध का मतलब क्या है कि एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब ये बात क्या है समझो। हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि कोई भी तत्व जो प्रकृति में स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में रहने चाहता है तो उसके लिए जरूरी शर्त है कि उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी होनी चाहिए, यानी उसका बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था। जैसे हम बात करें कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 और 4। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षक में 4। अब दूसरे कक्षक को अगर इसे पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी? 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ये देखो साइड में इसकी संरचना भी दी हुई है। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी के कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है, और एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर कार्बन को अपना अस्तित्व प्राप्त करना है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर ले या फिर अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दे? दान दे दे। तो कार्बन न तो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को 4 दान दे सकता है और न ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इस वजह से ये क्या करता है? या तो अपने जैसे ही किसी दूसरे कार्बन परमाणु के साथ या फिर किसी अन्य प्रकार के जो परमाणु है उनके इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करता है? साझेदारी करता है और साझेदारी करके एक बंध बनाता है और इसी बंध को सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। आया समझ में? कार्बन अपना अस्तित्व प्राप्त करने हेतु
क्या करता है, या तो अपने जैसे ही किसी दूसरे परमाणु के साथ या फिर किसी अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करता है, साझेदारी करता है और साझेदारी करके आबंध बनाता है और इसी आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब कार्बन ये जो उत्कृष्ट गैस विन्यास है वो आखिर कैसे प्राप्त करता है। अब इस उत्कृष्ट गैस विन्यास का मतलब क्या है। उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, वे गैसें जिनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। उत्कृष्ट गैस वे गैसें होती है जिनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन, ये क्या है, ये उत्कृष्ट गैस है या निष्क्रिय गैसें हैं क्योंकि इनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अतः ये किसी के साथ न तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करती है और न ही किसी के साथ कोई बंध बनाती है। तो फिर कार्बन ऐसी प्रकृति कैसे प्राप्त कर सकता है, वो हमें समझाया गया है। तो कार्बन सतु संयोजी है। अभी हमने देखा कि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन और न ही 4 इलेक्ट्रॉन खोकर ऋणायन आयनिक आबंध बनाता है। यानी कार्बन न तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और न ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कारण क्या है, देखो, क्योंकि 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए क्या है, अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि प्रकृति में ऐसे बहुत कम तत्व मौजूद है जो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और न ही ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर सकता है, क्योंकि अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दान करना चाहता है तो फिर इन 4 इलेक्ट्रॉनों को अपनी कक्षा से बाहर निकालने के लिए इसे बहुत अधिक मात्रा में क्या पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके क्या बनाता है, आबंध बनाता है। यानी कि ये अपने न तो इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर सकता है और न ही दान कर सकता है। इस समस्या से छुटकारा पाने हेतु ये या तो अपने जैसे ही दूसरे परमाणु या फिर किसी अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करता है, साझेदारी करके आबंध बनाता है और इसी आबंध बनाने की प्रक्रिया को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब कार्बन, जो कार्बन है वो कार्बन के साथ तो बंध बना ही सकता है, इसके अलावा वो हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, इन अन्य सभी प्रकार के तत्वों के साथ वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या कर सकता है, सहसंयोजी आबंध बना सकता है। आया समझ में। यहां पर देखो एक चित्र भी दिया हुआ है जिसमें यह समझाया गया है कि यहां पर जो आपको दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सही करता हूं, ये देखें यहां पर कार्बन, कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, यानी कि C2H6। अब देखो कार्बन है, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। देखो जो आपको X से दिख रहे हैं वो X कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 और 4 ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए और इस कार्बन के 1 2 3 और 4 ये इस कार्बन के हो गए। फिर हाइड्रोजन जो आपको बिंदु दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक ये रहा, ये इसका 1 और ये इसका 1। तो देखो कार्बन ने किया क्या, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर दी, तो 3 तो हाइड्रोजन से मिल गए और 1 इस कार्बन के साथ, तो 4 पहले से थे, 4 की साझेदारी कर ली, कितने हो गए टोटल 8, तो यानी इसका कोष पूरा हो गया। ठीक इसी तरह दूसरा कार्बन, इसने भी 1 इन 3 हाइड्रोजन से ले लिया और 1 इस कार्बन के साथ साझेदारी कर दी, तो इसने भी 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर दी, तो इसके भी बाहरी कोष में कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस प्रकार कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या करता है, सहसंयोजी आबंध किसी के साथ बना सकता है और इस प्रकार अपना अस्तित्व को प्राप्त करता है। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उदाहरण दिया हुआ है कि आखिर हाइड्रोजन सहसंयोजी आबंध कैसे बनाता है। तो देखो हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, अतः इसके के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, और के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2। तो फिर इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है।
तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हुए, दोनों परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, साझेदारी। और एक इलेक्ट्रॉन की जब ये साझेदारी कर देंगे तो दोनों हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और इस प्रकार हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर H2 अणु का यानी हाइड्रोजन के अणु का निर्माण करेंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, अतः इसे हम ऐसे दर्शाएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक लाइन। ये सिंगल लाइन क्या दर्शाती है कि इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। और इस बंध को एकल नाम, किस नाम से जाना जाता है, एकल आबंध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एकल आबंध। जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे हम एकल आबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे उदाहरण दिया हुआ है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 6। के कोष में 2, ये तो पूरा भरा हुआ है, एल कोष में 6। तो अगर इसको पूरा भरना है तो एल कोष में कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और ये दोनों परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन अणु बना रहे हैं। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में द्वितीय आबंध। तो द्वितीय आबंध को कैसे दर्शाएंगे, 2 लाइन से। ये 2 लाइन क्या बता रही है कि इनके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है और इसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय आबंध कहेंगे। फिर अगला उदाहरण दिया हुआ है नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 5। के कोष में कितने होंगे, 2 और एल कोष में कितने होंगे, 5। अब इसको एल कोष पूरा करना है तो कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। जब ये 3 इलेक्ट्रॉनों की किसी से साझेदारी कर लेगा तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, इन दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉनों की क्या की है, साझेदारी। तो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इन दोनों के अष्टक क्या हो गए, पूरे हो गए और किसका निर्माण हुआ, नाइट्रोजन अणु का। यहाँ पर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में किसको दर्शाएंगे, त्रि आबंध को दर्शाएंगे। आया समझ में, ये हमने देख लिया अभी अणुओं के बीच में संसंयोजी आबंध। आगे हम देख रहे हैं यौगिक के बीच में संसंयोजी आबंध। किसके बीच में, यौगिक के बीच में। यौगिक क्या लिया है हमने, जल का सूत्र आपको पता ही है, H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2 और ऑक्सीजन का 1। तो हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1। दोनों हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1-1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितने मौजूद है, 6। तो फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इसके साथ कर दी और 1 की इसके साथ। तो हाइड्रोजन के भी दोनों पूरे हो गए और ऑक्सीजन के भी कितने पूरे हो गए, 8 पूरे हो गए। तो इस प्रकार जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एकल आबंध बना के किसका निर्माण करता है, H2O का, यानी जल के अणु या यौगिक का निर्माण करता है। तो उम्मीद करता हूं कि सहसंयोजी यौगिक कैसे बनते हैं यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बात कर रहे हैं सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण धर्म, यानी जो अभी हमने सहसंयोजी यौगिक पढ़े हैं उनके कौन कौन से भौतिक गुण धर्म है, उनकी विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहली विशेषता है इनके गलनांक और कवतनांक दोनों क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। अब गलनांक क्या होता है, गलनांक का मतलब वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है, और कवतनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्पों में बदलता है। तो गलनांक और कवतनांक दोनों ही सहसंयोजी यौगिकों के क्या होते हैं, कम होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि इनके बीच अंतराणुक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, इस कारण से इनके गलनांक और कवतनांक क्या होते हैं, काफी कम होते हैं। दूसरा गुण क्या है कि जो सहसंयोजी यौगिक है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक। कारण क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई और आवेशित कण नहीं होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोई भी आवेशित कण नहीं होता, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब 2 आवेश हो, प्लस और माइनस दोनों मौजूद हो। यहाँ पर तो केवल इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कभी भी आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। इस कारण से यहाँ पर विद्युत का प्रवाह नहीं होगा।
अभी कुछ लोगों के मन में यह डाउट आ रहा होगा कि जल में तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, आपने तो कहा नहीं होता। लेकिन हम जो जल बात कर रहे हैं, जो जल हम इस्तेमाल करते हैं, वो जल कैसा होता है? अशुद्ध जल होता है। और अशुद्ध जल में कई प्रकार की अशुद्धियां होती है, इसी कारण से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। लेकिन अगर मैं शुद्ध जल की बात करूं, जिसे अशुद्ध जल भी कहा जाता है, अशुद्ध जल जिसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 7 होता है, उसमें कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, कि कार्बन प्रकृति में सब जगह पाया जाता है, इसका आखिर कारण क्या है? ये किस कारण की वजह से या किन गुणधर्मों की वजह से प्रकृति में सब जगह पाया जाता है? तो पहला गुणधर्म है वो है श्रृंखलन। क्या है? श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब क्या है? श्रृंखला बनाने का गुणधर्म। यानी कार्बन किसी दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ के क्या करता है? जुड़कर या सहसंयोजी आबंध बना के एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुणधर्म रखता है। चाहे वो लंबी श्रृंखला हो, एक सीधी श्रृंखला हो, चाहे वो शाखित श्रृंखला हो, या चाहे वो वलय संरचना हो। अब इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे कि लंबी श्रृंखला का मतलब क्या है? लंबी श्रृंखला का मतलब है सीधी श्रृंखला। ये ऐसे, ये क्या है? ये एक लंबी सीधी श्रृंखला है। फिर हम बात करें शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला का मतलब है ऐसा, ये ऐसा, ये क्या है? ये शाखित श्रृंखला है। और वलय संरचना, वलय संरचना का मतलब है ये ऐसा कुछ वलय संरचना के बीच में, ये जैसे बेंजीन होता है, ये क्या है? ये वलय संरचना। तो कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध बना के एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुणधर्म की प्रवृत्ति रखता है। और इस प्रकार एक लंबी श्रृंखला बना के वो यौगिकों का क्या करता है? निर्माण करता है। कार्बन परमाणुओं के साथ या तो एकल आबंध द्वारा जुड़ सकता है, या द्वितीय आबंध द्वारा, या त्रि आबंध द्वारा आपस में जुड़ सकता है। ठीक है, तो पहली प्रकृति है श्रृंखलन का गुणधर्म, और इसी श्रृंखलन के गुणधर्म के कारण कार्बन सब जगह प्रकृति में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। दूसरा गुणधर्म है वो है सतु संयोजकता। क्या है? सतु संयोजकता। अभी हमने देखा था कि कार्बन कैसा है? कार्बन सतु संयोजी है, यानी कि एक कार्बन के साथ या अन्य परमाणुओं के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजी आबंध बना सकता है। तो इस कारण से जो एक कार्बन परमाणु है वो या तो एक कार्बन परमाणु के साथ या किसी दूसरे परमाणु, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सभी के साथ आबंध बना के प्रकृति में एक यौगिक के रूप में स्थायी रह पाता है। इस कारण से इन दो प्रमुख कारणों की वजह से कार्बन प्रकृति में हर जगह पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं यह बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं वो है संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा जाता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध पाया जाता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल आबंध पाया जाता है, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे यहां पर देखो बताया गया है कि यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एक एकल आबंध है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। और एकल आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। एल्कान का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। इसका जिक्र हम अभी आगे करेंगे कि आखिर सूत्र कैसे बनता है। फिर हम बात करें कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में द्वि आबंध है अथवा त्रि आबंध है, तो फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में या तो द्वि आबंध है या फिर त्रि आबंध है, तो फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में द्वि आबंध है, तो फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्किन के नाम से जानते हैं।
किस नाम से? एल्किन के नाम से जानते हैं। और यदि कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध मौजूद है तो फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। CnH2n। वही एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। क्या सूत्र होता है? CnH2n-2। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। पहले हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आपको सभी प्रकार के नोट्स और स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट govindlectures81.blogspot.com पर जा सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे FB, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स और स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा आबंध होगा? एकल आबंध होगा। यहां पर हमने जो उदाहरण लिया है वो लिया है एथेन का। एथेन का सूत्र होता है C2H6। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी केवल इतना देखें कि इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होती है। तो यहां पर हमने उदाहरण लिया है, वो लिया है एथेन। एथेन में कार्बन कितने हैं? 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। तो देखो इसकी एक साधारण संरचना क्या होगी? कार्बन 2 है, ये हमने ले लिए 2 कार्बन। अब हमें पता है ये संतृप्त है, इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल आबंध है, ये हमने एकल आबंध बना दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो इस कार्बन के साथ 3 जुड़ जाएंगे और 3 इसके साथ जुड़ जाएंगे। ये देखो, ये इसकी संरचना होगी। अब अगर हम इसके आणविक सूत्र की बात करें तो ये हो गया आणविक सूत्र, ये हो गया संरचनात्मक सूत्र। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हमने पता है कि कार्बन के पास बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो आपको डॉट दिख रहा है वो डॉट क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। और जो आपको क्रॉस दिख रहा है X, वो किसका इलेक्ट्रॉन है? कार्बन का। तो देखो हाइड्रोजन के पास 1 है तो कार्बन क्या करेगा? एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इससे, 3 तो हो गए, 4 पहले से थे, 7 और 1 इस कार्बन से ले लेगा तो किस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो इसका कोष पूरा हो गया। ठीक इसी तरह इस कार्बन, एक इस हाइड्रोजन से, एक इससे और एक इससे, 4 पहले से ही है, 3 ये हो गए, 7 और एक इस कार्बन के साथ साझेदारी कर देगा तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो इस प्रकार ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या करेगा? अपने बाहरी कोष को पूरा करेगा। तो ये किसका सूत्र हो गया? C2H6 का। चलिए आगे हम बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कि इनके नाम क्या होते हैं, इनका आणविक सूत्र क्या होता है और इनका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है वो है मीथेन। यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो उसे हम मीथेन अथवा मैथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन अथवा मैथेन कहते हैं। तो मैथेन का सूत्र क्या होगा? CH4। कैसे हुआ वो देखो। सूत्र क्या था? CnH2n+2। यहां पर n का मतलब क्या है? n का मतलब है कार्बन की संख्या। n का मतलब क्या है? कार्बन की संख्या। अब देखो यहां पर कार्बन कितना है? 1। तो n की जगह कितना रखना है? 1 रखना है। तो n की जगह 1 H 2 गुणा 1 प्लस 2। तो C1H 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो C1H4 यानी कि CH4। ये इस तरह बनता है सूत्र। ठीक है, तो मेथेन का सूत्र क्या होगा? CH4। तो यहां पर 1 कार्बन परमाणु है और 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन इन चारों हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और अपना अष्टक क्या करेगा? पूरा कर लेगा। फिर दूसरा है, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? इथेन या एथेन। क्या कहेंगे? इथेन या एथेन। तो एथेन का सूत्र क्या हो जाएगा? C2H6। देखो इसको भी बता देता हूं, 2 को ही बता रहा हूं, बाकी नहीं बताऊंगा। तो CnH2n+2। यहां पर n बराबर कितना है? 2, क्योंकि कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है? 2। तो देखो Cn की जगह 2, H2n की जगह 2 + 2। तो C2H 2 और 2 दूनी 4, 4 + 2 6। तो C2H6। तो
तो इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होगा, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, जिसकी चर्चा अभी हमने पीछे की थी। फिर अगर हाइड्रोजन की संख्या 3 है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। इसका सूत्र क्या होगा, C3H8। क्या होगा, C3H8। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और हाइड्रोजन के साथ भी एक एक की, और इस प्रकार ये अपनी चारों संयोजकता पूरी कर लेंगे। अगला, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन। सॉरी 4 है तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन। सूत्र होगा C4H10। यहाँ पर कार्बन क्या आएंगे, कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। फिर यदि कार्बन की संख्या 5 है तो उसे हम क्या कहेंगे, पेंटेन। सूत्र क्या होगा, C5H12। कार्बन कितने हैं, कार्बन 5 है और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 12 है। फिर इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर कार्बन की संख्या 6 है तो 6 को हम क्या कहेंगे, मैं यहाँ पर साइड में बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी पुस्तक में नहीं दिया हुआ लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ। अगर 6 है तो 6 को हम कहेंगे हेक्सेन। क्या कहेंगे, हेक्सेन। सूत्र क्या होगा, C6 और H कितने हो जाएंगे, H हो जाएंगे 14। देखो कैसे बनाया, C N की जगह 6, H 2, N की जगह 6 प्लस 2, तो C6H 6 दूनी 12, 12 और 2 14। तो अगर कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उसका नाम क्या होगा, हेक्सेन। फिर अगर 7 है तो 7 का क्या नाम होगा, हेप्टेन। सूत्र क्या होगा, C7H16। फिर 8 है, 8 है तो क्या होगा, हेप्टेन। हेप्टेन। सूत्र C8H18। अगर 9 है तो क्या होगा, 9 है तो होगा, सॉरी 8 है तो ऑक्टेन, गलती से हो गया, क्या कहेंगे, ऑक्टेन। फिर 9 है तो क्या कहेंगे, डेकेन। क्या कहेंगे, डेकेन। डेकेन का सूत्र क्या होगा, C9H20। और अगर 10 है तो उसे क्या कहेंगे, नॉन डेकेन। क्या कहेंगे, नॉन डेकेन। और इसका सूत्र क्या होगा, C10H22। चलिए फिर से एक बार बता देता हूं। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उसे क्या कहेंगे, हेक्सेन। सूत्र क्या होगा, C6H14। अगर कार्बन की संख्या 7 है तो क्या कहेंगे, हेप्टेन। सूत्र होगा C7H16। अगर कार्बन की संख्या 8 है तो नाम क्या होगा, ऑक्टेन, C8H18। अगर 9 है तो डेकेन, C9H20। अगर 10 है तो नॉन डेकेन, सूत्र क्या होगा, C10H22। तो ये अभी हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जिक्र कर लिया। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है लेकिन मैंने हर चीज़ समझाने की कोशिश की थी, तो आप इस चैप्टर को 1-2 बार अच्छे से समझ ले और रिवाइज करके देख ले तो ये चैप्टर आपका काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे।